यदि मास और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी में सोच रहा हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इफ मास एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। मास कांस्टेंट तो मोल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो टी कांस्टेंट, और आर ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब होएगा P इंटू V इज अ कांस्टेंट, मीन्स P1 V1 is equal to P2 V2, and this is Boyle's law. यह बॉयल्स लॉ है जो हमें यूनिवर्सल गैस इक्वेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जरा देखें कि क्या चार्ल्स लॉ भी हमें दिख रहा है। चार्ल्स लॉ की कंडीशन क्या है? इफ मास एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ मास एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। देखिए, मास कांस्टेंट मतलब एन कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट मतलब पी कांस्टेंट। तो मास और प्रेशर यदि कांस्टेंट हो गए, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हमें साफ साफ दिख रहा है। मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। दिस इज चार्ल्स लॉ। यूनिवर्सल गैस इक्वेशन में हमें चार्ल्स लॉ भी दिखने लगा। चलिए हम गेलुसेक्स लॉ इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि क्या गेलुसेक्स लॉ भी दिखा। गेलुसेक्स लॉ की कंडीशन है कि मास और वॉल्यूम कांस्टेंट, मास और वॉल्यूम कांस्टेंट और आर ऑलरेडी कांस्टेंट है। इफ मास एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट, तो प्रेशर हमें बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा। वॉल्यूम, मास और आर ये दोनों कांस्टेंट, मोल्स, आर और वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिखने लगा। मीन्स P1 by P2 is equal to T1 by T2, and this is Gay-Lussac's law. एवोगैड्रोस लॉ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें इस यूनिवर्सल गैस इक्वेशन में एवोगैड्रोस लॉ दिखाई देता है। एवोगैड्रोस लॉ की कंडीशन है कि यदि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। देखते हैं, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। देखिए, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स दिख रहा है। मतलब V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, एंड दिस इज इन फैक्ट एवोगैड्रोस लॉ। यह लॉ भी हमें दिखने लगा। अल्टीमेटली चारों ही गैस लॉ हमें एक यूनिवर्सल गैस इक्वेशन में दिखने लगे। आई विल से दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर गैस सिस्टम। किसी भी गैस सिस्टम के लिए यह सबसे जनरलाइज्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन से बाकी सारे लॉ बड़ी आसानी से सोचे और देखे जा सकते हैं। अब मैं इसी इक्वेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं सबसे पहले इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। मैं सबसे पहले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में बताने के बाद, इसकी वैल्यू डिटरमाइन करवाने के बाद आपसे कहूंगा कि इस वैल्यू को रट लो हमेशा के लिए, हर प्रॉब्लम में अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर इस यूनिवर्सल गैस इक्वेशन के कुछ मॉडिफिकेशन बताने के बाद मैं इसी को अप्लाई करना सिखाऊंगा, इसी का इस्तेमाल सिखाऊंगा। आज के दिन जो मैं शीट दूंगा, उस शीट में इन्हीं
चारों लॉ पर बेस्ड और इन्हीं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आखिर यह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है क्या? फिजिकली आप इसको कैसे सोच सकते हो, कैसे समझ सकते हो, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो? Physical significance of R। देखिए, इस यूनिवर्सल गैस इक्वेशन में मैं R को इस तरह से लिख सकता हूं, R इज पी वी अपॉन एन टी। सबसे पहले मैं इस तरह से लिख दूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी को आर इधर रखा, एनटी नीचे ले गया। पी इज प्रेशर ऑफ गैस, वी इज वॉल्यूम ऑफ गैस, एन इज मोल्स ऑफ गैस, एंड टी इज टेम्परेचर ऑफ गैस। अब मैं प्रेशर को इस तरह से लिख सकता हूं, वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं वॉल्यूम इज एरिया इनटू डिस्टेंस और एरिया इनटू लेंथ पर मोल ऑफ गैस पर डिग्री केल्विन ऑफ गैस। मैं ऐसे लिख सकता हूं। इस तरह से यह एरिया और एरिया टर्म कैंसिल हो जाएगा और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए मैं लिख दूंगा इट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस पर मोल पर डिग्री केल्विन, एंड फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है वर्क डन, और जो भी कुछ वर्क हम करते हैं आगे फिजिक्स में हम सीखेंगे, दैट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यू कैन कॉल इट एनर्जी स्टोर्ड। फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड पर मोल ऑफ गैस पर डिग्री केल्विन। मैं अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल देता हूं, इट्स एनर्जी स्टोर्ड बाय 1 मोल ऑफ गैस फॉर ईच डिग्री केल्विन। यूनिवर्सल gas constant is energy stored by a mole of gas per degree Kelvin। 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की वजह से 1 मोल गैस के पास जो भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है, उस स्टोर्ड एनर्जी को ही हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर। 1 मोल गैस के पास 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की वजह से जो भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहेंगे, और ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू होती है।
अब ये कितनी वैल्यू होती है हम इसे डिटरमाइन करते हैं। लेट्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की हम वैल्यू डिटरमाइन करने का प्रयास करते हैं। इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम वह कंडीशन, एवोगैड्रोस लॉ की कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम एवोगैड्रोस लॉ की कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, जिस कंडीशन पर हमने कहा था कि 1 मोल गैस एनटीपी पर रखी जाए तो 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करती है। हम 1 मोल गैस का ले लेते हैं, उसको हम एनटीपी पर रखते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, प्रेशर उसका हम रखते हैं 1 एटमॉस्फेयर और 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होएगा 22.4 लीटर्स और 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इस कंडीशन पर 1 मोल गैस एनटीपी पर रखा तो उसका वॉल्यूम मैं जानता हूं। इस कंडीशन को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मैं 3-4 अलग अलग यूनिट्स में लिखूंगा। एक जो सबसे कॉमन यूनिट, प्रेशर की जगह मैं 1 एटमॉस्फेयर लिख देता हूं, वॉल्यूम की जगह पर मैं 22.4 लीटर लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं 1 मोल लिख देता हूं, और टेम्परेचर की जगह मैं 273 केल्विन लिख देता हूं। मुझे इससे आर की जो वैल्यू मिलेगी वह वैल्यू सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है। द वैल्यू ऑफ आर यू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन। इसी समय आप कैलकुलेट कीजिए 1 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 273। यूनिट ऐसा कैसे हम लिखेंगे, सेल्फ, हाँ 0.0821 per mole. बिल्कुल परफेक्ट। इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन। यह आर की एक वैल्यू है विच वी नीड टू मेमोराइज, रटने की आवश्यकता होती है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं, इसको यूनिट के साथ में रखना कंपलसरी होता है। रटने का सबसे बेहतरीन तरीका है सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर दिस इक्वेशन। आप जब ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे, आज जो मैं शीट दे रहा हूं इस शीट को करोगे और बार बार सवालों को करोगे और बार बार इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, हर बार उसको यूनिट के साथ में सब्स्टिट्यूट करो, तो अपने आप जब आप 25, 30, 50 प्रॉब्लम कर लोगे तो ये वैल्यू रटा जाएगी। आप आर की दूसरी वैल्यू हम लिखते हैं, ध्यान रहे लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन सबसे फ्रीक्वेंटली यूज यूनिट होती है, मगर ये ऐसा ही यूनिट नहीं है, ये इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जानी चाहिए। प्रेशर के लिए मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और मोल्स के लिए वंस अगेन 1 मोल सब्स्टिट्यूट करता हूं, और टेम्परेचर के लिए 273 केल्विन।
इस केस में 1 मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 मीटर बचा रह जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर होता है 1 जूल। मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल और 1 मीटर बचा रह जाएगा। इधर न्यूमरेटर में न्यूटन इंटू मीटर बचा रह जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है 1 जूल। अब न्यूमेरिकल फैक्टर्स को इसी समय कैलकुलेटर पर रख के कैलकुलेट करके देख लीजिए। 8.31 जूल पर मोल। बिल्कुल सही। संजय मुझे कलर चौक देंगे जरा प्लीज। कलर, हाँ बिल्कुल सही। द वैल्यू ऑफ आर, यदि आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे 8.314 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन। 8.314 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन। This is another value of R. You need to remember along with its unit. हम R की एक और वैल्यू इसी समय लिखते हैं। जूल्स इज एनर्जी स्टोर्ड। इस R की वैल्यू से हमें ये बात समझ में आ जाती है, 1 मोल गैस के पास 1 डिग्री केल्विन की वजह से 8.314 जूल्स एनर्जी होती है। अ मोल ऑफ गैस ड्यू टू ईच डिग्री केल्विन वुड कंटेन 8.314 जूल्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक और यूनिट है कैलोरीज। 1 कैलोरी इज ऑलवेज इक्वल टू 4.184 joules. From here, 1 joule is equal to 1 upon 4.184 calories. तो R के लिए मैं लिख सकता हूं, ये जो 8.314 जूल्स लिखा है, तो 1 जूल की जगह 1 अपॉन 4.184 कैलोरी पर मोल पर डिग्री केल्विन। The value of R is also equal to, इसको exactly calculate कर लीजिए, you'll get 1.99 calories per mole per degree Kelvin. These are the values of R. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यह सभी वैल्यूज है। मैं एक और बात लिख देता हूं, वैल्यूज ऑफ R is 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन। R is also equal to 8.31 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन। इस 1.99 को जनरली 2 से अप्रॉक्सीमेट कर लिया जाता है। 2 कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन। इसके अलावा R की वैल्यू हम अर्ग्स में भी लिख सकते हैं, ऑल्दो इसको हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं
1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स, तो आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 8.31 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स per mole per Kelvin. These are the values of R that we'll use the problems. Up. Always remember 1 joule. Joule is SI unit of energy, while ergs is CGS unit of energy. 1 joule is always equal to 10 to the power 7 ergs. वही काम मैंने इधर करा है, जूल्स को अर्ग्स में लिख दिया है. अब मैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए डेंसिटी ऑफ गैस के लिए एक इक्वेशन लिखवाता हूं. हमने यूनिवर्सल गैस इक्वेशन लिखी PV इज इक्वल टू nRT. N is moles of gas, N is moles of gas, and for this N we used to write weight in grams of gas upon molecular weight. This is weight in grams upon molecular weight. So I may rewrite universal gas equation in this manner: PV equal to W by M into RT. Ab I may rearrange this equation in this manner: W by V equal to PM by RT. W is weight of gas, V is volume of gas. This weight of gas upon volume of gas is density of gas. I may write density of gas, absolute density of gas, rho, which is W by V, is always equal to PM by RT. This is the expression for the density of gas. While using this expression, हमेशा ध्यान रखें यूनिट्स जरूर सब्स्टिट्यूट करें, अप्रोप्रिएट प्रॉपर यूनिट्स जरूर सब्स्टिट्यूट करें, बिना यूनिट के इसको कभी भी इस्तेमाल ना करें. इस एक्सप्रेशन को लिखिए. अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए. Now, let's solve a problem. मैं कहता हूं 10 liters of carbon dioxide at 27 degrees centigrade and 2 atmosphere pressure. Tell me moles of CO2. Tell me weight of CO2. Then tell me how many
molecules of CO2 are there? Tell me how many atoms of carbon are there? Tell me how many atoms of oxygen are there? And also tell me density of CO2. इसी समय इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 10 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर टू एटमॉस्फेयर। अब मुझे बताइए इसमें कितने मोल्स CO2 के हैं? व्हाट इज द वेट ऑफ CO2 इन द सैंपल? व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2? हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर? हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर? एंड व्हाट इज डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट दिस कंडीशन? इसी समय इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। यूनिवर्सल गैस इक्वेशन लगाना है। इक्वेशन को लगाते समय यूनिट का विशेष ध्यान दीजिएगा। लगाइए और कीजिए। Now, let me solve this problem. It's a simple problem. Application of PV equal to nRT. प्रेशर की जगह पर मैं लिख दूंगा 2 एटमॉस्फियर, वॉल्यूम की जगह पर 10 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स मुझे डिटरमाइन करने हैं। आर की जगह पर 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर की जगह 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो लिखा हुआ है इसको 300 केल्विन। तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमेशा यूनिट के साथ में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल होता हुआ देखिएगा, लीटर से लीटर और केल्विन से केल्विन, और नंबर ऑफ मोल्स हमें देखने लगेंगे 2 into 10 डिवाइडेड बाय 0.0821 into 300 moles. Can you answer me? How many moles is this? कितने मोल्स आए हैं यह प्लीज? 0.812 मोल्स। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं वेट इन ग्राम्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम्स होगा 0.812 इंटू 44, दिस मच मोल्स, और मॉलिक्यूलर वेट की जगह हम लिखते हैं 44 ग्राम पर मोल्स। तो वेट इन ग्राम्स बता देंगे कितना आता है? इट्स 35.72 ग्राम्स। दैट्स करेक्ट। अब इसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ molecules is number of moles into Avogadro's number. So this is equal to 0.812 into 6.023 into 10 to the power 23 molecules. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल CO2 में एक कार्बन एटम है, तो इधर जो कार्बन एटम होंगे उतने ही होंगे जितने मॉलिक्यूल्स है। दिस मच कार्बन एटम्स। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके डबल होंगे। 9.78 बिल्कुल सही। अब डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वेट इन ग्राम्स हमें पता है, वॉल्यूम इन लीटर्स भी हमें पता है, सीधा सीधा भी रख देंगे तब भी हो जाएगा 35.72 ग्राम्स अपॉन 10 liters. So this becomes 3.572 ग्राम पर लीटर। चाहे तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे PM by RT,
उससे भी सेम ही आता। आज के दिन में इतना ही कराता हूं। मैंने आपको एक शीट दी है, इस शीट को पूरा पूरा सॉल्व कीजिएगा। कल एग्जैक्टली यहीं से कंटिन्यू करवाऊंगा। बाय, गुड डे।